थायाजाइड, ठीक है। तो डाययूरेटिक्स का ही सेकंड क्लास दी गई है थायाजाइड्स। थायाजाइड इनहिबिट द सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर इन द डिस्टल ट्यूबल। अब मैंने आपको पहले ही बताया था ये सब क्या कर रहे हैं, रीएब्जॉर्प्शन को रोक रहे हैं। कहाँ पे, नेफ्रॉन के अंदर। अब ये सब पार्ट्स जो बार बार बोले जा रहे हैं ये हमारे नेफ्रॉन के पार्ट है। तो थायाजाइड काम कैसे कर रहा है, ये भी करता है इनहिबिट, मतलब रोकना सोडियम क्लोराइड को सॉरी सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर को रोक के। किसे रोक के, सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर को रोक के। बिकॉज दिस ट्रांसपोर्टर नॉर्मली ओनली रीअब्सॉर्ब अबाउट 5% ऑफ द फिल्टर्ड सोडियम। These diuretics are less efficacious than loop diuretic in producing diuresis। अब थायाजाइड क्या करता था, ये 5% रीएब्जॉर्प्शन कर रहा था, तो 5% रीएब्जॉर्प्शन को फिर से रोक दो ताकि यूरिन का फ्लो इंक्रीज हो जाए, प्लस जो 5% रीएब्जॉर्प्शन हो रहा था सोडियम का वो भी यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाए। लेकिन अगर कंपैरिजन करें तो लूप डायरेटिक्स ज्यादा अच्छे से वर्क करता है इन कंपैरिजन टू थायाजाइड, क्योंकि लूप डायरेटिक 25% रीएब्जॉर्प्शन को रोक रहा था। रीएब्जॉर्प्शन मतलब वापस सोख लेना, वापस एब्जॉर्ब कर लेना, लेकिन हमें तो बाहर निकालना है, एब्जॉर्ब हमें करना ही नहीं है, ठीक है। ये 5% करता था, इसलिए थायाजाइड से ज्यादा अच्छा वर्क करता है लूप डायरेटिक्स। इसके एग्जांपल देख लेते हैं ड्रग्स का। क्लोरोथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। नाउ वी कम ऑन द थर्ड क्लास इन डायरेटिक्स। डायरेटिक्स के अंदर तीसरी क्लास यहाँ पे जो हमें पढ़नी है वो क्या, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। अब दो वर्ड बता दूं, एगोनिस्ट का मतलब होता है सेम एक्शन, सेम एक्शन मतलब उसके काम को बढ़ाना, अच्छा करना। एंटागोनिस्ट का यहाँ डायरेक्टली मतलब होता है अपोजिट एक्शन। याद रखना जहां पे भी आ जाए एंटागोनिस्ट मतलब वो अपोजिट एक्शन देगा। तो एल्डोस्टेरोन को रोकना, तो एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट वर्क बाय ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन। तो ये एल्डोस्टेरोन के एक्शन को रोक देंगे। एल्डोस्टेरोन का काम क्या है, ये एक ऐसा हार्मोन है दैट कॉजेज द किडनी टू रिटेन सॉल्ट एंड वाटर विच इंक्रीज ब्लड प्रेशर। तो एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट क्या है, ये वर्क करता है बाय ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन के काम को रोक देगा, क्योंकि एल्डोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो कि वापस रिटेन करता है सॉल्ट एंड वाटर को। लेकिन हमने पहले ही बताया, हम शुरू से यही डिस्कस कर रहे हैं कि सॉल्ट के रीएब्जॉर्प्शन को रोक दो, ठीक है। लूप डायरेटिक 25% रोकता है, थायाजाइड 5% रोकता है। ये दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं और उसे स्टॉप करने का काम कर रहे हैं। इसी तरीके से एल्डोस्टेरोन भी रीअब्जॉर्ब करता है, इसे भी रोक दो, ठीक है। यहाँ कोई परसेंट मेंशन नहीं है। तो हर कोई डायरेटिक्स रीएब्जॉर्प्शन को रोकता है, मतलब बॉडी के अंदर नेफ्रॉन्स को वापस रीएब्जॉर्ब नहीं करने देता। वो रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे तो फिर से अंदर ब्लड में मिल जाएंगे, लेकिन रीएब्जॉर्प्शन को रोक देंगे तो यूरिन के थ्रू सारी चीजें बाहर ऑटोमेटिकली निकल जाएंगी, एक्सक्रीट हो जाएंगी, सारी चीजें बाहर चली जाएंगी, ठीक है। नाउ वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, एडवर्स इफेक्ट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट का डायरेक्टली मतलब है कोई भी ऐसा इफेक्ट जो सोचा नहीं था। जैसे एक होता है थेराप्यूटिक इफेक्ट, मतलब बॉडी के अंदर हमने ड्रग ली, उस अच्छा इफेक्ट शो करा। पैरासिटामोल का थेराप्यूटिक इफेक्ट है कि वो टेम्परेचर को डिक्रीज करेगी। एडवर्स इफेक्ट ऐसे हैं कोई भी ऐसा इफेक्ट आ जाए जो सोचा ही नहीं था, ठीक है, जो आना नहीं चाहिए था, वो हो गया एडवर्स इफेक्ट। तो क्या है, समटाइम्स ये एडवर्स इफेक्ट शो करता है डिहाइड्रेशन, ठीक है। कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर से बहुत सारी चीजें एक्सक्रीट हो गई, यूरिन एक्सक्रीट हो गया, तो यूरिन के संग वाटर भी ज्यादा एक्सक्रीट हो गया, तो डिहाइड्रेशन हो सकता है, मतलब पानी की कमी बॉडी के अंदर। सेकंड है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। अब क्या, जब यूरिन बाहर निकल रहा है, यूरिन के थ्रू सोडियम भी निकल रहा है, पोटेशियम भी निकल रहा है, कई सारे इलेक्ट्रोलाइट भी निकलते हैं, तो बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो सकती है, तो बोल दिया इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस में क्या हो सकता है, जैसे लो पोटेशियम, यूरिन के थ्रू पोटेशियम ज्यादा बाहर निकल गया, इस कंडीशन को कहते हैं हाइपोकैलीमिया। या लो सोडियम, अब सोडियम बहुत ज्यादा बॉडी से बाहर निकल गया, इस कंडीशन को कहते हैं हाइपोनेट्रीमिया। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम भी दिखाया गया, जैसे डिहाइड्रेशन से कई सारी
सिम्टम्स दिखते हैं बॉडी पे, ड्राई हाथ हो जाना, होंठ सूख जाना, प्यास बार-बार लगना, यूरिन कम आना, हेडेक होना और हार्ट बीट तेज हो जाना। ठीक है? नाउ वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। सो अभी जो मैं आपसे बार-बार डिस्कस कर रहा था नेफ्रॉन, यहाँ पे मैंने डायग्राम दिखाया गया है आपके लिए, सो यू कैन ईज़िली अंडरस्टैंड हाउ दे वर्क, डाययूरेटिक हाउ दे वर्क। तो दिस इज़ द नेफ्रॉन, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है नेफ्रॉन, जो कि किसमें मदद करता है? फिल्ट्रेशन, या हम कह सकते हैं यूरिन फॉर्मेशन। फिल्ट्रेशन, यूरिन फॉर्मेशन क्या है? किडनी हमारी यूरिन को फॉर्मेशन करती है, तो उसी का इंपॉर्टेंट पार्ट है नेफ्रॉन। अब यहाँ पे एक डायग्राम दिया है, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ से फिल्ट्रेशन यूनिट स्टार्ट होती है बॉमन कैप्सूल से। ठीक है? तो साइड में हमारे क्या चल रहा है? एफरेंट एटिरोल चल रहा है और इस साइड हमारी चल रही है इफरेंट एटियोल। अब क्या ये इस तरीके से मूव करती रहती है इसके संग, आप देख सकते हैं। ठीक है? इस तरीके से मूव करेगी, इसके संग संग चलेगी और एंड में कलेक्टिंग डक्ट। अब होता क्या है, जब ये हमारा फिल्ट्रेशन होता है तो समय समय पे, जैसे प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबल है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे डिसेंडिंग लिम्फ लूप ऑफ इनले है जो ऊपर से नीचे आ रहा है, अब नीचे से ऊपर जा रहा है तो असेंडिंग थिन लिम्फ लूप ऑफ इनले, या ऊपर है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूबल और एंड में कलेक्टिंग डक्ट। तो 5 इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, जैसे पीसीटी इंपॉर्टेंट है इसमें, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबल, एक हो गया लूप ऑफ इनले जिसमें डिसेंडिंग है जो नीचे को आ रहा है, असेंडिंग है जो ऊपर को जा रहा है। ठीक है? फिर आता है हमारा डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूबल जिसे डीसीटी कहते हैं और एंड में होता है कलेक्टिंग डक्ट। तो ये 5 है। अब होता क्या, जो साइड में मैंने अभी रेड कलर से ये हाईलाइट करी है एफरेंट, ये हमारी ब्लड वेसल है। तो इन जगह से समय समय पे रीएब्जॉर्प्शन होता रहता है। क्या होता रहता है? रीएब्जॉर्प्शन। जैसे कि फिल्ट्रेशन हुआ, फिर मान लो इस एरिया से थोड़ा सोडियम वापस चला गया वेसल के अंदर, अब वेसल के अंदर जाएगा तो मतलब बॉडी के अंदर रीएब्जॉर्ब हो गया वापस, तो बाहर नहीं निकल पाया। लूप ऑफ इनले से कुछ रीएब्जॉर्ब हो गया, कुछ असेंडिंग लूप ऑफ इनले से हो गया, कुछ डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूबल से हो गया, कुछ कलेक्टिंग डक्ट से हो गया। तो कहीं ना कहीं जब रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, कलेक्टिंग डक्ट तो चलो लास्ट पार्ट है, यहाँ तक होगा हमारा डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूबल तक। अगर इन 4 पार्ट में किसी भी जगह पे हमारा बार बार रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो किस चीज पे इम्पैक्ट देने वाला है? वो हमारी इस चीज पे इम्पैक्ट देगा। तो रीएब्जॉर्प्शन को रोकना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है? तो पीसीटी, लूप ऑफ इनले, असेंडिंग लूप ऑफ इनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ इनले, डीसीटी, यहाँ सब जगह से रीएब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन डाययूरेसिस का सिंपल मतलब ही है, वो ये कहता है हम रीएब्जॉर्प्शन को रोक देंगे ताकि यूरिन का आउटपुट क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए, यूरिन ज्यादा से ज्यादा बाहर निकले। यूरिन निकलेगा ऑटोमेटिकली सॉल्ट बॉडी से बाहर निकलेगा, जो हाइपरटेंशन से भी बचाएगा और हमारा हार्ट फेलियर से भी बचाएगा। नाउ वी कैन कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। सो सेकंड, यहाँ पे अब जो ड्रग की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम पहली ड्रग कंप्लीट हो चुकी है हमारी डाययूरेसिस। सेकंड क्या है? कार्डिक ग्लाइकोसाइड। कार्डिक ग्लाइकोसाइड। तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं आपको कि डिजिटेलिस किसका एग्जाम्पल है? डिजिटेलिस हमारा सिंपल एग्जाम्पल है कार्डिक ग्लाइकोसाइड का। तो सेकंड ड्रग यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो कार्डिक ग्लाइकोसाइड कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने दिखाया है, ये क्या है? फ्लावर से दिए गए हैं। ठीक है? डिजिटेलिस के। अब कार्डिक ग्लाइकोसाइड का मोड ऑफ एक्शन क्या है, कि किस तरीके से अपना काम करता है? ये थोड़ा अपोजिट, अपोजिट नहीं कह सकता तो सेम भी नहीं कह सकता, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से काम शो करेंगे। जैसे वो यूरिन फ्लो बढ़ा रहे हैं, इनका यूरिन फ्लो में कोई मतलब नहीं है, ये अपना नए तरीके से काम करके दिखाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इनिबिशन ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपेज, आल्सो नोन एज सोडियम पोटेशियम पंप। फिर से आ गया इनिबिशन। इनिबिशन का मतलब है काम को रोकना। ये किसके काम को रोक रहे हैं? ये डायरेक्टली रोक रहे हैं सोडियम पोटेशियम पंप। होता क्या, हमारी बॉडी में कई सारे पंप लगे हुए होते हैं जहाँ पे हमारे आयन एक्सचेंज होते रहते हैं। जैसे सोडियम पोटेशियम पंप है तो सोडियम की एंट्री या सोडियम की एग्जिट, या हम कह सकते हैं सोडियम और पोटेशियम की एंट्री एग्जिट। ठीक है? तो ये पंप ये सारी चीजें देखते हैं। तो अभी फर्स्ट पॉइंट डायरेक्ट ये कहता है कि इनिबिशन ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप को रोक दीजिए। ठीक है?
इंक्रीज इंट्रासेलुलर सोडियम। अब क्या होगा जब सोडियम पोटेशियम पंप को स्टॉप कर दिया गया तो सेल के अंदर सोडियम क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो इंक्रीज हो गया, क्योंकि देखो अभी मैंने बताया था कि क्या है, सोडियम का बाहर निकलना या अंदर जाना। अब हमने पंप रोक दी, मतलब हमने गेट को स्टॉप कर दिया। अब अंदर वाली चीज अंदर रहेगी, बाहर वाली चीज बाहर रहेगी। तो इससे क्या होता है, सोडियम का इंट्रासेलुलर में बढ़ जाना, मतलब सेल के अंदर सोडियम इंक्रीज हो गया। डिक्रीज एक्सपल्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम सेल वाया सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। अब क्या हुआ, जब गेट क्लोज है तो कैल्शियम भी बाहर कम निकलेगा। जैसे आपको मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं, मान लो एक गेट है, ठीक है, ये क्या है, एक सिंपली गेट है। अब इस गेट ने पहले क्या करा, सोडियम पोटेशियम पंप को स्टॉप कर दिया, तो मैं साइड में मैंने क्रॉस लगा दिया। अब क्या, सोडियम बाहर नहीं निकल पा रहा, गेट बंद है ना, तो सोडियम अंदर हो गया इंक्रीज, क्योंकि सोडियम कह रहा है मुझे बाहर जाना है, नहीं निकल पा रहा, ठीक है। सेकंड क्या है, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर था, वो भी क्या हुआ, एक्सपल्शन, मतलब बाहर, कैल्शियम भी बाहर नहीं निकल पा रहा। जब गेट ही क्लोज है तो सोडियम भी बढ़ा हुआ है, कैल्शियम भी बढ़ा हुआ है, तो अब क्या हुआ, इंक्रीज इंट्रासेलुलर कैल्शियम। तो सेल के अंदर सोडियम भी इंक्रीज हुआ है, सेल के अंदर कैल्शियम भी इंक्रीज हुआ है। ध्यान रखना क्या क्या इंक्रीज हुआ है, सोडियम और कैल्शियम। नाउ वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। इंक्रीज कैल्शियम अवेलेबल फॉर कार्डिक कॉन्ट्रैक्शन। अब क्या हुआ था, पहले हमने नेक्स्ट स्लाइड में बात करी थी, इससे प्रीवियस स्लाइड में, कि सोडियम भी अंदर बढ़ा हुआ है और कैल्शियम भी बढ़ा हुआ है, क्योंकि गेट क्लोज है। भाई गेट क्लोज है तो नहीं निकल पा रहे हैं बाहर। अब क्या है, इंक्रीज कैल्शियम अवेलेबल फॉर कार्डिक कॉन्ट्रैक्शन। अब कार्डिक का जो कॉन्ट्रैक्शन है, पहली बात करा था, हार्ट हमारा काम कैसे करता है, कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ के और रिलैक्स होके। अब क्या हुआ था कि कार्डिक कॉन्ट्रैक्शन को ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर देगा, क्योंकि कैल्शियम बढ़ा हुआ है, कैल्शियम हेल्प करता है कार्डिक के कॉन्ट्रैक्शन में। इंक्रीज कार्डिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी, पॉजिटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट। अब ये क्या है, अब एक तरीके से मान लो हार्ट फेलियर कंडीशन में आ गया था, हार्ट काम थोड़ी ना कर पा रहा था। अब हार्ट को काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कराना जरूरी था, ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट हो, सिकुड़ेगा तो रिलैक्स होगा, तो ही पंप कर पाएगा। तो कॉन्ट्रैक्शन इसका खत्म हो गया था, वो फेल होने वाला था। तो ये डिजिटेलिस जो ड्रग है, वो एक ऐसी कंडीशन है जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देती है। अब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देगी तो वो पंप फिर करने लगेगा, पंपिंग उसमें बार बार अपने आप आ जाएगी। जैसे जनरेटर में डीजल डाल दिया तो जनरेटर चलने लगेगा, ऐसे ही हार्ट में क्या है, कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए कोई ऐसी दवाई दे दी तो हार्ट फिर से काम करने लगेगा और फिर से इंक्रीज हो जाएगा कार्डिक आउटपुट। तो जैसे मान लो एक सिंपल मैं ऐसी लैंग्वेज में दिखा रहा हूँ, अब हार्ट ऐसे काम कर रहा था, ब्लड नहीं कर पा रहा सर्कुलेट, ठीक है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे बस डेड कंडीशन में आने वाला है, मरने वाला है इंसान। तो क्या है, कार्डिक ग्लाइकोसाइड के अंदर डिजिटेलिस ड्रग दे दी, उसने कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा दिया, फटाफट फटाफट फिर से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वो रिलैक्स हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, और पंपिंग होने लगी, फिर से गाड़ी चल गई, ब्लड घूमने लगा अंदर, ठीक है। नाउ वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। एडवर्स इफेक्ट। तो पहले मैंने बताया एडवर्स इफेक्ट क्या, अनवांटेड इफेक्ट भी हम कह सकते हैं, ऐसा इफेक्ट जो सोचा नहीं था, नहीं आना चाहिए था लेकिन आया। तो कई बार इसकी अगर टॉक्सिसिटी हो जाए, डिजिटैलिस की, मतलब पॉइजन इफेक्ट अगर ये शो करने लगे, ड्रग डोज के ऊपर ज्यादा ले लिया तो जीआईटी, हम कह सकते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल को भी गड़बड़ कर सकता है, और न्यूरोलॉजिकल, दिमाग की न्यूरॉन्स में भी कोई ना कोई कमी ला सकता है, क्योंकि हमारी ऑल ओवर बॉडी न्यूरॉन से बनी है, तो दिमाग की हालत खराब कर सकता है, बॉडी की हालत खराब कर सकता है, और जीआई को भी अफेक्ट कर सकता है। सो नाउ कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। वैसोडाइलेटर्स। अब यहाँ पे अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है थर्ड ड्रग, ठीक है। पहले हमारा सिंपल हो गई डायरेटिक्स, सेकंड हमारी सिंपली यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके कार्डिक ग्लाइकोसाइड, जिसके अंदर डिजिटेलिस ड्रग हमें कंप्लीट करी है। थर्ड हमारी क्लास आ जाती है वैसोडाइलेटर। अब वैसोडाइलेटर्स अगर बात करें, दो वर्ड से मीनिंग बना हुआ है। वैसो का यहाँ मतलब है वेसल, डायलेटर का मतलब क्या है, रिलैक्स करना, या हम कह सकते हैं चौड़ा करना। हिंदी में अगर बोले कोई चीज सिकुड़ी हुई है तो उसे चौड़ा कर देना। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो कि अंदर जो रेड पार्ट है वो मैंने हाईलाइट करा है, क्या है,
वेसल का साइज बताया, तो पहले देख सकते हो कंस्ट्रिक्ट मोड में थी, ये सिकुड़ी हुई है, छोटा छेद था। जब डायलेट हुई तो छेद का साइज इसका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ये वैसो डायलेशन हो गई, ये वैसो कंस्ट्रक्शन थी। तो वैसो डायलेशन क्या है, अब सिंपल मैंने बताया था कि मान लो पाइप है, आप पानी से धो रहे हो, अब थम आगे लगा दोगे तो क्या है, इसका प्रेशर हाई हो जाएगा और प्रेशर से आने लगेगी। या हम क्या कहें, हम पाइप बड़ा कर दें। अब मान लो हमारा यहाँ से जो नल से टोटी पे जो पाइप लगा हुआ था, जब हम आगे से दबा देंगे तो क्या है, पाइप निकल जाएगा, और यही हम चौड़ा पाइप यूज कर लें तो आसानी से जाएगा पानी। तो सिंपल है, यहाँ पे यही एग्जांपल है कि ब्लड अच्छे से मूव करेगा अगर वो वेसल क्या हो जाए, डायलेट हो जाए। ब्लड वेसल डायलेट हो जाएगी तो हार्ट पे अफेक्ट कम पड़ेगा। A vasodilator is a substance that dilate or widens blood vessel। तो ब्लड वेसल को क्या कर देती है, वाइड कर देती है, allowing for improved blood flow, ताकि आसानी से जो ब्लड, मान लीजिए वेसल अभी छोटी थी तो हार्ट में प्रेशर पड़ रहा है क्योंकि एक, ठीक है, अब हार्ट पे प्रेशर पड़ रहा है क्योंकि मूवमेंट क्या है, छोटे पाइप में हो रहा है। अब जो ब्लड वेसल डायलेट कर दी तो आसानी से मूवमेंट होगा, ब्लड फ्लो आसानी से होगा। तो वैसोडाइलेटर का यही काम है। वैसोडाइलेटर वर्क बाय रिलैक्सिंग द स्मूथ मसल इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल के अंदर जो वॉल्स है स्मूथ मसल, उसे रिलैक्स कर देती हैं। ये कहती हैं अब आप रिलैक्स हो जाओ, सुकड़ो मत, ठीक है, कंस्ट्रिक्ट मत, तो आराम से रिलैक्स स्टेट में रहो। दिस रिलैक्सेशन कॉजेज द वेसल टू वाइडन। इसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं वो रिलैक्स होकर वाइड हो जाती हैं, लोअरिंग रेजिस्टेंस एंड ब्लड प्रेशर। अब क्या है, जो रेजिस्टेंस अंदर लग रहा था, यहाँ पे फिर से एक डायग्राम बनाता हूँ। ये छोटा था पाइप ब्लड वेसल का, तो रेजिस्टेंस हाई था, मतलब रुकावट हाई है, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या था, हाई। अब जैसी पाइप चौड़ा हो गया तो रेजिस्टेंस लो हो गया, अब क्या, ब्लड रुक नहीं रहा। अब जब ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट थी तो अंदर से ब्लड प्रेशर हाई था, ठीक है, जो वेसल्स पे प्रेशर था वो हाई था। जब ये चौड़ी हो गई तो बीपी भी क्या हो गया, लो हो गया ऑटोमेटिकली। तो वैसोडाइलेटर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हार्ट के ऊपर। हाइपरटेंशन में भी इसका यूज है, प्लस हार्ट फेलियर में भी इसका यूज है। दे कैन अफेक्ट आर्टरीज, वेन्स और बोथ। तो वैसोडाइलेटर आर्टरी पे भी अफेक्ट देती है, वेन पे भी देती है, दोनों पे दे सकती है। सिंपल वर्ड में बोले तो वेसल को डायलेट कर दो ताकि रेजिस्टेंस कम हो जाए, ताकि ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए, ताकि ब्लड प्रेशर कम हो जाए, हर तरीके से काम अपना करता है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, ड्रग्स। तो यहाँ पे सिंपली बात करें कौन कौन सी ड्रग्स हम यूज करते हैं जो इस तरीके से अपना काम शो करती हैं वैसोडाइलेटर्स की तरह। तो यहाँ पे है नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन ले सकते हैं। एसी इनिबिटर जो हम आगे डिस्कस करने वाले, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर भी हम ले सकते हैं, ठीक है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी हम यूज करते हैं और माइनॉक्सिडिल्स भी यूज करते हैं। तो ये सारी ड्रग्स हैं एक्सेट्रा, और भी कई सारे ड्रग्स हैं जो वेसल को क्या करती हैं, डायलेट करने का काम करती है। ये है चौड़ी हो गई, इसे कहते हैं वेसल, वैसो डायलेट या वेसल को डायलेट। ये थी छोटी, ये थी कंस्ट्रिक्ट स्टेट में, ठीक है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड,